नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमरेश कुमार। आज हम विश्व के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सर्वाधिक विवादास्पद विषय इजराइल फिलिस्तीन विवाद को वैज्ञानिक तरीके से और तथ्यात्मक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यह वीडियो काफ़ी मेहनत करके बनाया जा रहा है। इससे इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर आपकी समझ बहुत ही गहरी होगी और आप इस विषय पर अपने विचार को रखने में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन को विवाद को समझने के लिए पहले हमें इजराइल की और फिलिस्तीन की भौगोलिक व्याख्या करनी होगी कि उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, और उसकी भौगोलिक स्थिति को अगर हम समझ जाएंगे तो उसके राजनीतिक विवाद को भी हम समझ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का विवाद जो है राजनीतिक ना होकर के भू राजनीतिक है, यानी भूमि को लेकर के होने वाली राजनीति का विवाद है। तो इजराइल को देखते हैं। इजराइल पश्चिमी एशिया का एक देश है। इसके पड़ोसी देशों पर नजर डालें तो इधर आप देखते हैं कि यह टर्की है, जो एक समय में इस्लाम जगत का शासक हुआ करता था जब खलीफा की परंपरा थी। इधर सीरिया है, सीरिया के बगल में लेबनान, इराक, सऊदी अरबिया, जॉर्डन और मिस्र। अगर आप इधर साइप्रस गौर करेंगे तो ये सभी देश मुस्लिम बहुल हैं, और फिलिस्तीनी भी लोग जो हैं वह इस्लाम के धर्म को पालन करने वाले हैं। और इस विवाद में ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों ये विवाद है और क्यों ये भू राजनीति। क्योंकि इन सभी देशों को, उन सभी देशों की इच्छा है और अरब लीग की इच्छा है कि इजराइल को इस समुद्र में डुबो दिया जाए। तो इजराइल की जो स्थिति, भौगोलिक स्थिति है, वह इस विवाद को और भी जटिल बनाता है। इजराइल से जो सटे हुए सीमा है, पश्चिम की तरफ देखेंगे तो पश्चिम दक्षिण की तरफ इजिप्ट है, पश्चिम की तरफ भूमध्य सागर है, उसके पूरब में जॉर्डन है, सीरिया है और उत्तर की तरफ लेबनान है। भौगोलिक स्थिति समझ गए। अब इजराइल को देखते हैं। इजराइल में जिन चीज़ों का आप बार बार चर्चा सुनते होंगे, वह सुनते होंगे वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट। गोलन हाइट का संबंध इजराइल और फिलिस्तीन विवाद से नहीं है, लेकिन गोलन हाइट का विवाद भी इसके अंतर्गत है। इजराइल के अंतर्गत अभी फिलहाल गाजा पट्टी भी आता है, वेस्ट बैंक भी आता है और गोलन हाइट भी होता है। एक तरफ शुरू करते हैं। ये गाजा पट्टी भूमध्य सागर के साथ का जो लगी हुई ये पट्टी है, वो गाजा पट्टी है, ठीक है। इसके इधर में इजिप्ट है और इधर इजराइल है। यह क्षेत्र क्या है? फिलिस्तीनी बहुल है। दूसरा है वेस्ट बैंक, जिसमें फिलिस्तीनी भी रहते हैं और इजरायली भी रहते हैं। वेस्ट बैंक का संबंध जॉर्डन के पश्चिमी तट से है, न कि भूमध्य सागर से है। यानी वेस्ट बैंक का समुद्र से कोई संबंध नहीं है। वेस्ट बैंक जॉर्डन नदी के पश्चिम में है। और गोलन हाइट जो सीरिया का भाग हुआ करता था, फिलहाल 1967 यानी 1967 से इजराइल के अंतर्गत है। फिलहाल वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइट और बाकी भूभाग इजराइल के अंतर्गत है। वर्तमान स्थिति को समझते हैं। फिर फिलिस्तीनी क्या है? ऐतिहासिक रूप से जो इजराइल की जो आज भी वर्तमान भूमि है, वह ऐतिहासिक रूप से उसे फिलिस्तीन के रूप में जाना जाता है। लेकिन फिलहाल फिलिस्तीनी भूमि में केवल 2 ही क्षेत्र आते हैं, और जिसके लिए फिलिस्तीनी अपने राष्ट्र की मांग करते हैं, अपनी भूमि की मांग करते हैं, वह है पश्चिमी तट और गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक में पूर्वी जेरूसलम भी शामिल है। इन दोनों क्षेत्र पर PNA फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी का अधिकार है। किस पर कैसे कैसे अधिकार है उसको देखेंगे। जो वेस्ट बैंक है, अगले हम स्लाइड में देखेंगे, वेस्ट बैंक में को 3 तरह से बांटा गया है। एरिया A, एरिया B और एरिया C। एरिया A और B जो है वह फिलिस्तीनी बहुल है, और उसका प्रशासन, आंतरिक प्रशासन पूर्णतः फिलिस्तीनियों के हाथ में है। और गाजा पट्टी का तो पूरी तरीके से फिलिस्तीनियों के हाथ में है, यानी फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के हाथ में। लेकिन वेस्ट बैंक का जो टाइप C है, उसमें इजरायली जनता भी है और फिलिस्तीनी भी जनता है, यानी यहूदी भी है और मुस्लिम भी हैं। तो उनका जो है
प्रशासन मुख्य रूप से वहाँ के इजराइलियों का प्रशासन इजराइल करता है, जबकि वहाँ पर जो फिलिस्तीनी है उसका प्रशासन फिलिस्तीनी करता है। इसको और भी डिटेल समझते हैं। ये देखिए वेस्ट बैंक है, आप देखिए आप समझिए कि जो इस वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीनी लोग रहते हैं उनको फिलिस्तीनी आइलैंड कहा गया। और उसमें कितने आइलैंड हैं? 167 पैलेस्टीन आइलैंड। आप कहेंगे कि आइलैंड तो मतलब होता है समुद्र के बीच का जो है एक टापू, तो इसको आइलैंड कहते हैं। आप इसको इसलिए समझिए, विवाद का मूल कारण यह है कि ये पूरे क्षेत्र में फिलिस्तीनी लोग आइलैंड के रूप में है, यानी थोड़े यहाँ थोड़े यहाँ थोड़े वहाँ थोड़े वहाँ थोड़े वहाँ, और बीच में जो ये पीला वाला भाग देख रहे हैं ये सब जो है इजरायली है। और ये जो 167 जो द्वीप हैं, यह छोटे छोटे 2-4 घरों की जो यह बस्ती है, यह एक दूसरे से भिन्न है। आप कल्पना कीजिए कि आप जिस घर में रह रहे हो, सड़क पर उतरते हैं तो सड़क पर उतरते के साथ वह दूसरा देश या दूसरे के कब्जे वाला क्षेत्र आ जाता है, तो आपका रहना कितना मुश्किल होगा। आप कचरा डालेंगे सड़क पर और सड़क पर आके प्राधिकरण आ करके आपके साथ जो है हम मारपीट करना शुरू करेंगे। तो यही मूल कारण है, इस बात को आप समझिए। पश्चिमी तट में 167 छोटे 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 फिलिस्तीनी बस्ती हैं और उसके चारों तरफ इजराइल है, यानी यहूदी रहते हैं। तो पता चला कि फिलिस्तीनी के एक घर से इजरायली लोगों पर या इजरायली पुलिस पर कुछ फेंक दिया गया, मोर्टार से हमला कर दिया गया, पत्थर फेंक दिया गया। तो फिर इजरायली पुलिस आती है और किस घर से फेंक रहा है तो उसको उस पर कार्रवाई करती भी है और अन्य पर कार्रवाई करती है। इजराइल का एक स्पष्ट प्रिंसिपल है जिसके कारण जो इजराइल की मजबूती भी है और उसकी दादागिरी भी है। वो क्या है कि हम पर हमला करोगे तो जितना हमला करोगे उससे दूना तीना हमला आप पर करेंगे, और हम पर हमला करने वाला अगर किसी देश में रहता है तो वह देश को हम दोषी मानेंगे कि हम पर हमला करता है। तो ये हाल है। तो जो वेस्ट बैंक को 3 भाग में बांटा गया है, ए बी सी। ए बी मिला करके फिलिस्तीनी बस्ती है जो 167 आइलैंड हैं, उसमें 3 मिलियन यानी 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं और ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। इनका शासन फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी चलाती है, जबकि ग्रुप सी का ये एरिया सी का प्रशासन जो इसका 60% भाग है उसका शासन इजरायली सरकार चलाती है। इस क्षेत्र में यानी सी में जो लोग फिलिस्तीनी हैं उनका सिविल संबंधी सिविल प्रशासन, एक तरह से कह लीजिए नगर पालिका संबंधी प्रशासन, वो भी फिलिस्तीनी नेशनल एसोसिएशन ये जो अथॉरिटी है वो चलाती है। जबकि गाजा पट्टी की स्थिति भिन्न है। गाजा पट्टी में केवल फिलिस्तीनी लोग रहते हैं, वहाँ मिक्स पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए अंदर में समस्या नहीं है। इसलिए इजराइल पर ज़्यादा हमले गाजा पट्टी से ही होते हैं और इस पर पूरी तरीके से फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी का अधिकार है, जिस पर वर्तमान में हमास जैसे आतंकवादी संगठन का कब्जा है। अब आप समझ गए होंगे। गोलन हाइट की स्थिति यह देखिए कि गोलन हाइट सीरिया से छीना गया है, इजराइल ने छीना है, 1967 में छीना है। इसके जो पूर्वी भाग में जो कुछ देख रहे हैं जो डाइस है, ये UNDOF यानी यूनाइटेड नेशंस डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स के अंतर्गत है और बाकी पर इजराइल का कब्जा है। इजराइल ने 1967 में इस पर कब्जा किया था और 1981 में इसे अपने क्षेत्र में यानी इजराइल का भूभाग मानता है, यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको मान्यता प्राप्त नहीं है। अब तक आपको जो मैंने बताया इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप फिर से सुन लीजिए कि फिलिस्तीनी क्षेत्र के अंतर्गत 2 क्षेत्र आते हैं, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। गाजा पट्टी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसमें मुस्लिम बहुल फिलिस्तीनी रहते हैं, यानी फिलिस्तीनी रहते हैं, हम मुस्लिम नहीं बोलेंगे, फिलिस्तीनी रहते हैं। और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी और इजराइल दोनों रहते हैं। उसमें 167 आइलैंड यानी छोटी छोटी बस्तियां हैं जिसके चारों तरफ इजराइल है और ये गोलन हाइट है। इस विवाद के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि ये जो फिलिस्तीन है वह 3 धर्मों का वहां से जन्म हुआ है, इसलिए उसको पवित्र भूमि कहते हैं। फिलिस्तीन को पवित्र भूमि कहते हैं और ये हमारे विश्व का यह दुर्भाग्य है कि पवित्र भूमि जहां से 3 धर्मों का जन्म हुआ है, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और
क्रिश्चियन धर्म का जन्म हुआ है वह भूमि सर्वाधिक विवादित है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धर्म की विश्व राजनीति पर कितनी ज़्यादा पकड़ है। ये तीनों धर्म जो है अब्राहमिक धर्म कहलाते हैं। अब्राहमिक धर्म में यानी अब्राहमिक जो विचार है उस पर यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों उसको पवित्र मानते हैं, तीनों उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनसे अलग अलग धाराएं निकली है। तो यहूदी का जन्म स्थान वहाँ पर है, पहला और दूसरा मंदिर यहूदी का है। उसी में जो आप देख रहे हैं इजराइल से 6-7 किलोमीटर दक्षिण में, 10 किलोमीटर दक्षिण में एक जगह है बेथलहम, वहीं पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था और यहीं पर इनकी पहली मिनिस्ट्री मतलब धर्म प्रचारक का यहाँ से हुआ। और इस्लाम के दृष्टिकोण से यहाँ पवित्र इसलिए है कि इसके पहले किबला यानी अल अक्सा मस्जिद, आप बराबर सुनते होंगे अल अक्सा मस्जिद, बहुत पवित्र मस्जिद है उनके लिए, तो ये बाद में बना है, लेकिन अल अक्सा मस्जिद वहीं पर स्थित है। और अल इसरा वल मिराज इसकी भी साइट वहीं पर है। तो इस दृष्टिकोण से पवित्र भूमि है। और यह पवित्र भूमि कभी भी ऐतिहासिक काल में एक देश के शासन में नहीं रही है, वास्तव में स्वयं के द्वारा शासित नहीं रही है। ऐतिहासिक काल में इन पर बाहरी राजाओं ने, बाहरी शासकों ने इस पर शासन किया है, इसलिए यह अपने आप में एक देश के रूप में नहीं उभर सका। यहाँ से यहूदी धर्म का विकास हुआ, वो बाहर चले गए। यहाँ से ईसाई धर्म का विकास हुआ, वो प्रचार करने के लिए बाहर चले गए। और यहाँ से इस्लाम धर्म का भी विकास हुआ, जन्म हुआ, और वो भी धर्म प्रचार के लिए आगे चले गए, विश्व में उसको फैलाने के लिए चले गए। वहाँ पर कुछ ही लोग उस मान्यता को मानने वाले रह गए जिसे हम फिलिस्तीन कहते हैं। फिलिस्तीन पर सबसे पहले आप 100 BC में आप जाइए तो किंग डेविड का शासन था। उसके बाद उन्हीं के पुत्र थे राजा सुलेमान, उनका शासन हुआ। फिर असीरियन का शासन हुआ। फिर बेबीलोन की सभ्यता के अंतर्गत ये आए। फारसी, यूनानी, रोमन साम्राज्य, बेजेंटाइन साम्राज्य, और फिर खिलाफत के अंतर्गत आया। फिर तुर्की साम्राज्य, तुर्क साम्राज्य का उसमें आया, जिसको ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं। और बाद में जा करके पहली बार व्यवस्थित रूप से, कानूनी रूप से यह जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश मैंडेट यानी उस समय जो राष्ट्रंग बना था उस राष्ट्रंग के अंतर्गत ब्रिटेन के अंतर्गत रहा। और प्रथम विश्व युद्ध से दूसरे विश्व युद्ध के बीच में 1948 तक यह क्षेत्र ब्रिटेन के कब्जे में रहा, यानी इसका प्रशासन ब्रिटेन चलाते रहा। और इस प्रकार से यह एक देश के रूप में कभी भी नहीं रहा। तो ये थी इस विवाद के, इस प्रशासन की पृष्ठभूमि। अब इसको समझते हैं कि क्या हुआ। तो आपने देखा कि यहूदी धर्म का वहाँ जन्म हुआ, कुछ यहूदी तो वहाँ रह गए, लेकिन यहूदी धर्म के प्रचारक और बाकी यहूदी धर्म पूरे देश में फैल गया। यहूदी लोग शारीरिक रूप से तो थोड़ा स्वस्थ सक्षम तो होते ही हैं, वो लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। व्यापार, वाणिज्य, ज्ञान, विज्ञान में उनका बड़ा प्रभाव है। तो यूरोपीय देशों में वो फैल गए और पूरे यूरोप में फैल गए थे। जब यूरोप में आरंभ में तो वो ठीक रहे, बाद में उनके साथ भेदभाव होने लगा। यूरोपीय जो क्रिश्चियन बहुल देश है तो उसमें ये होने लगा कि यहूदी लोग हमारे व्यापार, वाणिज्य और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इनका बड़ा अधिकार हो गया है। तो वहाँ पर उनके विरुद्ध एक माहौल बना। और उस माहौल में ही यहूदियों को लगा, जब यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, राष्ट्रवाद की संकल्पना आने लगी, राष्ट्र राज्य की संकल्पना आने लगी, तो इन्हें भी लगा कि हमें भी एक राष्ट्र के रूप में होना चाहिए और हमें भी एक राज्य होना चाहिए। दोस्तों, राष्ट्र और राज्य में अंतर और दोनों को आप जानते रहें। राष्ट्र क्या है? भावना है। एक समान, अब मैं बता दूं, एक समान जाति, धर्म, रेस, भविष्य इत्यादि के आधार पर जब कुछ लोग आपस में एक दूसरे से मेल जोल रखते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, एकता रखते हैं, इसे ही राष्ट्र कहते हैं। जबकि राज्य क्या है? एक भू राजनीतिक इकाई होती है जो निश्चित भूभाग, निश्चित अस्थायी जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता से ओतप्रोत होती है। तो विश्व में जो चारों तरफ फैले हुए थे यहूदी, उनमें लगा कि हम लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एक होना चाहिए और हम लोगों के लिए भी कोई एक होमलैंड होना चाहिए। ब्रिटिश के लिए ब्रिटेन है, जर्मन के लिए जर्मनी है, फ्रेंच के लिए फ्रांस है, तो यहूदी के लिए क्या हो? तो यहूदी के लिए भी एक राष्ट्र होना चाहिए, एक देश होना चाहिए। ऐसा विचार उनके मन में पनपा और इस विचार को बल मिला नेपोलियन के नीतियों में बदलाव।
नेपोलियन जब वहाँ का शासक बना तो यूरोप में यहूदी के प्रति जो भेदभाव की नीति थी वो पलट दी गई और यहूदियों को जो दोयम दर्जे जगह का नागरिक समझा जाता था, उसके जो अधिकार कम थे, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था, भेदभाव कम किया जाने लगा। तो भेदभाव जब कम किया जाने लगा तो यहूदियों में अपने अधिकार के प्रति, अपने राज्य के प्रति और भी भावनाएं प्रबल हुई और विश्व स्तर पर वह अपने एक ऐसे संगठन के लिए छटपटाने लगे कि जो उनके लिए होमलैंड की व्यवस्था करे। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो इजराइल राज्य के स्थापना में मील का पत्थर हैं, और वह हैं प्रथम यहूदी कांग्रेस और दूसरा है बाल्फोर घोषणा। नॉर्मली कहीं ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन इनको आप नहीं जानेंगे तो समझेंगे ही नहीं इजराइल फिलिस्तीन विवाद को। क्या हुआ? प्रथम यहूदी कांग्रेस, आप इसकी तुलना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? कि अमेरिका, जो ब्रिटिश यहां पर कब्जा किए हुए थे, उनका कहना था कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं। तो उसका जवाब जो है हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों ने और प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने दिया। भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने के लिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो उसी प्रकार से इनका प्रथम यहूदी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ और उस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने में थियोडोर हर्जल का बहुत बड़ा योगदान है। थियोडोर हर्जल को इजराइल के संस्थापक, उसका फादर ऑफ इजराइल माना जाता है। इन्होंने प्रथम यहूदी कांग्रेस को आयोजित किया, उसकी अध्यक्षता की। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, डेर जुडेन स्टार्ट। इस किताब में इन्होंने यहूदियों के लिए एक होमलैंड यानी एक देश होना चाहिए ऐसा विचार रखा और अपने इस विचार को प्रसारित करने के लिए लोगों के बीच प्रसारित भी किए। जो उन्होंने जो पहला यहूदी कांग्रेस का जो की अध्यक्षता की, उसमें बेसल कार्यक्रम, बेसल आप जानते होंगे कि बेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहां पर बैंकिंग से रिलेटेड भी बेसल मानदंड स्थापित किए गए हैं। आप जनरल स्टडीज में पढ़ते होंगे। उसी बेसल शहर में यहाँ पर बेसल कार्यक्रम निर्धारित किए गए और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि शीघ्र फिलिस्तीन में इजराइलों के लिए एक होमलैंड की स्थापना, और इसको बल दिया जा करके बाल्फोर घोषणा ने। इसी कांग्रेस में हटिकवाह को यहूदी के लिए राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया, जो वर्तमान में इजराइल का राष्ट्रगान है। तो जो ही ये चीज बातें हुई, आप उसका साल देख लीजिए 1897 में, उसी समय आलियाह शुरू हुआ। आलियाह शब्द है, हिब्रू शब्द है, यहूदियों के शब्द है। आलियाह मतलब प्रथम आलियाह, दूसरा आलियाह और तीसरा आलियाह। प्रथम आलियाह 1881 से 1903 में। आलियाह को इस रूप में समझिए कि यहूदियों का विश्व से इजराइल की तरफ, जो उस समय फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन की तरफ प्रवर्जन, माइग्रेशन। तो प्रथम आलिया हुआ था 1881 से 1903 के बीच में, और इसी बीच में 1897 में ये जियोनिस्ट कांग्रेस स्थापित हुई। तो इससे प्रभावित होकर के द्वितीय आलिया, जो उससे बड़ा था, द्वितीय आलिया मतलब विश्व के विभिन्न देशों से एक नए देश के लिए, एक नए देश की चाहत में, अपना देश होगा, अपना घर स्वर्ग से सुंदर जो गाना है, तो अपना देश होगा, अपना शासन होगा, उसके लिए वहाँ पर आए और यहाँ पर बड़े पैमाने पर ये बसने लगे। इन्होंने चूँकि रसिया से आए थे, तो रसिया में इन्होंने देखा था कि लोग सामूहिक कृषि करते हैं, इसलिए सामूहिक कृषि को बनाया। इन्होंने अपने लिए तेल अवीव में, तेल अवीव इसका इनका सबसे बड़ा देश है, ये सबसे बड़ा शहर है जो भूमध्य सागर के तट पर है। विश्व के अधिकांश देशों के जो इजराइल में दूतावास हैं वो तेल अवीव में ही है। तेल अवीव ही इसका सबसे बड़ा शहर है। तो इन्होंने तेल अवीव को स्थापित किया, अपने खेती को स्थिर किया और खेती की रक्षा के लिए, और वहाँ जो रह रहे थे मूल निवासी, उससे अपनी रक्षा के लिए, यानी फिलिस्तीनियों से रक्षा करने के लिए यहूदियों ने अपना सशस्त्र संगठन भी बनाया। फिर चूंकि ये अलग अलग देशों से आए थे, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषा थी, तीन लोगों ने कहा कि हम लोग का अपना भाषा क्या होगा। तो आप समझिए कि भाषा का इतना महत्व है कि इन्होंने अपने भाषा को फिर से पुनर्जीवित किया
और भाषा को पुनर्जीवित करने के संबंध में अगर इनमें जो कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई तो विदेशी भाषाओं से शब्द ले करके इन्होंने आपस में आपसी बातचीत के लिए हिब्रू भाषा का भी विकास किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने, आप प्रथम विश्व युद्ध में अगर आप जान रहे होंगे तो प्रथम विश्व युद्ध में जो शक्तियां थी वह टर्की साम्राज्य जो था उस समय का, उस साम्राज्य के खिलाफ ये ऑटोमन साम्राज्य जिसको कहते हैं उसके खिलाफ संघर्ष चल रहा था। और निश्चित तौर पर भले ही लोग कहते थे कि ये ऑटोमन साम्राज्य को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उस समय तक ऑटोमन साम्राज्य का जो राजा होता था, टर्की का जो खलीफा होता था, संपूर्ण इस्लाम जगत का वह धर्मगुरु हुआ करता था। तो उसी दरमियान इन्होंने कहा कि 1917 में जब प्रथम युद्ध 14 से 18 तक चला है तो 1917 में उन्होंने दो महत्वपूर्ण घोषणा की थी। एक घोषणा की थी मॉन्टेग्यू घोषणा, जिसका संबंध भारत के स्वतंत्रता संग्राम से है। आपको याद होगा कि 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा किया गया था कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य है भारत में ब्रिटिश सत्ता से जुड़ी हुई कोई उत्तरदायित्व वाली सरकार की स्थापना, जिसके कारण से होम रूल कमजोर पड़ गया था। और दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा जो इजराइल फिलिस्तीन से जुड़ी हुई है वो है बाल्फोर घोषणा। उन्होंने कहा कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा और जब हम विश्व स्तर पर होंगे तो हम फिलिस्तीन में इजराइल के लिए एक होमलैंड की स्थापना करेंगे। इस प्रकार से यहूदियों के लिए विश्व स्तर पर एक होमलैंड का जो सार्वजनिक घोषणा हुई वह तो हुई थी प्रथम जियोनिस्ट कांग्रेस के द्वारा जो बेसल में हुआ था, और विश्व के एक महाशक्ति के द्वारा इस प्रकार की जो घोषणा करने पर इजराइल राज्य की स्थापना, जो उस समय इजराइल नाम नहीं था, को बल मिला, यानी यहूदियों के लिए होमलैंड की स्थापना को बल मिला। और इससे बड़े पैमाने पर आलिया फिर से शुरू हुआ, द्वितीय तीसरे आलिया। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और उसके समझौता हुए, बर्लिन पैक्ट इत्यादि हो गया, तो ऑटोमन साम्राज्य के जो टुकड़े हुए उन टुकड़ों के लिए यानी लूट का माल बांटने के लिए विश्व की महाशक्तियां जुटी सैन रेमो में, इटली के सैन रेमो में जुटी, और ख़ास तौर पर फिलिस्तीन, सीरिया में लेबनान भी शामिल था, और मेसोपोटामिया किसके हिस्से में आएगा यह बात हुई। तो एक एक करके आते हैं। फिलिस्तीनी ब्रिटेन के अंतर्गत आ गया, सीरिया और लेबनान फ्रांस को चला गया, मेसोपोटामिया भी ब्रिटेन के पास भी आ गया, और जो फिलहाल जॉर्डन है उसका नाम उसमें ट्रांस जॉर्डन था, वो भी बाद में ब्रिटेन के ही अंतर्गत आ गया। इस प्रकार से जो बाल्फोर घोषणा थी, बाल्फोर घोषणा को अधिकृत रूप से मान्यता प्रदान करते हुए प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में फिलिस्तीन इलाके में इजराइल के यानी यहूदी राज्य के स्थापना के लिए एक औपचारिक घोषणा हो गई, मान्यता मिल गई, और इस प्रकार से ब्रिटेन उस राज्य का संरक्षक बन गया। और प्रथम विश्व युद्ध से उस समय से लेकर यानी 1920 से लेकर के 1948 तक यह क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ब्रिटिश मैंडेट के अंतर्गत रहा। अब बाल्फोर घोषणा में ब्रिटेन ने तो घोषणा कर दी, लेकिन ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए एक राज्य की घोषणा करने के क्रम में उस क्षेत्र में रहने वाले बहुसंख्यक आबादी जो फिलिस्तीनियों की थी उसकी अच्छा अनिच्छा, उसके भविष्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। और संघर्ष का मूल कारण यह है क्योंकि आलिया के माध्यम से तो यहूदी वहां बढ़ते गए, फिर भी बाल्फोर घोषणा के समय तक वो वहां पर बहुमत में नहीं थे, बहुमत फिलिस्तीनियों के थे, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर इस प्रकार से घोषणा कर दी गई और उसको लागू कर दिया गया। और इसी बीच चूंकि अब ब्रिटिश के मैंडेट के अंतर्गत आ गया, थोड़ा सा इसको कानूनी बल मिल गया, इसलिए तीसरा आलिया शुरू हुआ 1919 से 1923 के बीच में, और चौथा आलिया 24 से 29 के बीच में। अब स्वाभाविक है कि जो ही इजराइल राज्य की स्थापना, इजराइल नहीं यहूदियों के लिए राज्य की स्थापना की घोषणा होगी, तो बहुसंख्यक के उस समय के बहुसंख्यक जो फिलिस्तीनी थे उसमें प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी, और उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप अपने लिए यानी फिलिस्तीन अरबों के लिए एक मातृभूमि यानी होमलैंड का आंदोलन शुरू किया। और यह आंदोलन धीरे धीरे सशस्त्र आंदोलन में बदल गया, और इधर यहूदी अपनी रक्षा के लिए
सशस्त्र हो, अपने आप को सशस्त्र किए और उसके विरुद्ध में वहाँ पर जो फिलिस्तीनियों का जो संगठन बनने लगा वह भी सशस्त्र हो गया। इस प्रकार से दोनों के बीच में मारपीट, एक दूसरे की हत्या, एक दूसरे से मौका का लाभ उठाना, ये दौर चलता रहा और यह संघर्ष बहुत ही गहरा हो गया। 1936 से 39 के बीच में बहुत भयंकर अरब विद्रोह हुआ। फिर 44 से 48 के बीच में यहूदी विद्रोह हुआ। यानी दोनों ही पक्ष, अब फिलिस्तीनी का कहना था कि ये हमारी भूमि है इसलिए मेरा होमलैंड है, और यहूदियों का कहना था कि ये मेरा होमलैंड है और मैं अपना होमलैंड स्थापित करूंगा और इसमें कोई बाधक नहीं मिल पाए, वो बाधक नहीं रहने दूंगा। और उसे समर्थन था ब्रिटेन का और ब्रिटेन के माध्यम से अन्य महाशक्तियों का। लेकिन 1948 आते आते, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक आते आते वहाँ की स्थिति, यानी फिलिस्तीन की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। दोनों ही पक्षों के बीच में संघर्ष, विद्रोह, हत्याएं इतनी अधिक हो गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने माना कि जो हमारा जो ये मैंडेट था, यानी ब्रिटेन के अंतर्गत जो ये दिया गया था, वह प्रस्ताव अब अव्यावहारिक हो गया है। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए वहाँ पर एक कमीशन भेजा गया जिसका नाम है पील कमीशन। जैसे हमारे यहाँ भेजे जाते थे कमीशन, साइमन कमीशन इत्यादि, उसी तरह से वहाँ पर पील कमीशन भेजा गया था 1936 में। और इसी के तो 1936 में भेजा गया पील कमीशन। पील कमीशन वहाँ गया तो कहा कि देखिए जो वहाँ की स्थिति है वो स्थिति में ब्रिटिश मैंडेट, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ब्रिटिश मैंडेट, ब्रिटेन का संरक्षण बेकार हो गया है। ये दो अलग अलग राष्ट्र हैं, यानी दोनों की भावनाएं अलग अलग हैं, दोनों के धर्म अलग अलग हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में जमीन का बंटवारा कर देना, नहीं विभाजन करना ही एक मात्र उपाय है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीनी क्षेत्रों के विभाजन का प्रस्ताव आया कि इजराइल और फिलिस्तीनी दो स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। जेरूसलम का फैसला बाद में होगा। तत्काल जेरूसलम जो है अंतर्राष्ट्रीय, उस पर मैंडेट होगा, यानी उस पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण होगा। धीरे धीरे ब्रिटेन सशस्त्र बल की वहां से वापसी हो जाएगी और बाद में इन दोनों राज्यों के बीच में सीमा का परिसमन कर दिया जाएगा। लेकिन विवाद को समाधान नहीं होना था तो होने को कौन टाल सकता है। यहूदी पक्ष ने तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन फिलिस्तीनी पक्ष यानी अरब पक्ष ने इसको अस्वीकार कर दिया। कहा कि यह दो रूप में गलत है। पहला कि ये मेरा होमलैंड है तो इसको बांट करके दूसरे को देने का क्या मतलब है, और दूसरा इस प्रस्ताव में हमारी इच्छा अनिच्छा से नहीं पूछी गई है, हमको अपने लिए डिसीजन लेने का अधिकार है, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। इस समय तक विश्व स्तर पर एक संगठन का जन्म हो चुका था 1945 में, उसका नाम है अरब लीग। अरब लीग विश्व स्तर पर अरब देशों, खासतौर पर अरब मुस्लिम देशों का एक संगठन है। इसका उद्देश्य अरब लोगों के बीच में भाईचारा का विकास करना है और अरब समस्याओं का समाधान करना है, और इसके बीच पर अगर कोई दूसरा देश अगर करता है तो उस देश पर सब लोग मिल करके हमला करेंगे इत्यादि, इन लोगों की चीज़ है। यानी एक तरह से कह लीजिए कि यह धार्मिक चोला ओढ़े हुए अरब लोगों का एक संगठन है। तो अरब लीग ने कहा कि किसी भी सूरत में हम इस विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब तक आपका बात क्लियर हो गया होगा कि उन्हें प्रथम विश्व युद्ध से दूसरे विश्व युद्ध तक के बीच में ब्रिटेन का कब्जा रहा, दोनों ही पक्षों के बीच मारपीट होते रहा। तो मारपीट होने पर, संघर्ष होने पर, विद्रोह होने पर संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव आया कि इन दोनों देशों को अलग अलग बांट देते हैं, दो स्वतंत्र देश होंगे। लेकिन इजरायली पक्ष ने उसमें सहमति प्रदान की, लेकिन अरब पक्ष ने, फिलिस्तीनी पक्ष ने यानी मुस्लिम पक्ष ने इसको स्वीकार नहीं किया। और स्वीकार नहीं किया जिस तरीके से भारत में जब विभाजन की जब होने वाली थी, दुखद विभाजन होने वाला था, तो मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया और देश में बहुत दंगे हुए। उसी प्रकार से वह इसी तर्ज पर दंगे, फसाद, मारपीट शुरू हो गई और स्थिति उसकी दयनीय हो गई। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए मुश्किल हो गया कि वहाँ पर क्या होगा, ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो गया क्या होगा। इसी गहमा गहमी के बीच इजराइल ने 1948 में अपने स्वयं को एक देश के रूप में घोषित कर दिया। 1948 में इजराइल ने अपने आप को 14 मई 1948 को इजराइल ने अपने आप को एक देश के रूप में घोषित किया। इसके अगले ही दिन 4 अरब लीग देश
मिस्र, सीरिया, ट्रांस जॉर्डन और इराक, इन सभी मिलकर के इजराइल पर चारों तरफ से हमला कर दिए। और इसमें इजराइल को नुकसान हुआ, जैसे मिस्र ने गाजा पट्टी छीन लिया, जॉर्डन ने वेस्ट बैंक छीन लिया। तो यहूदी लोग थोड़े सीमित हो गए, यहूदी क्षेत्र अंदर में सीमित हो गया। फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको 1949 में एक देश के रूप में मान्यता हो गई। जो अभी जो लड़ाई हुई 1948 में इजराइल के अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित करने पर, इसको 1948 का अरब इजराइल युद्ध कहा जाता है। इसका परिणाम क्या हुआ? इजराइल के हाथ में मोटे तौर पर वो सभी भूभाग आ गए जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के अंतर्गत उनके पास आने चाहिए थे। इसके अलावा वो कुछ और भी हिस्सा वेस्ट बैंक का यानी पश्चिमी तट का उसके अंतर्गत आ गया। पूर्वी यरूशलेम का भी अधिकांश भाग जो है, लेकिन पूर्वी यरूशलेम और अधिकांश पश्चिमी तट पर ट्रांस जॉर्डन, बाद में जॉर्डन उसका नाम पड़ा, उसका नियंत्रण हो गया। मैंने अभी बताया कि मिस्र की सेना गाजा पट्टी पर कर ली गई और बड़े पैमाने पर 7 लाख फिलिस्तीनियों के संघर्ष के दौरान निष्कासित हुए। यानी इजराइल क्षेत्र के अंतर्गत जो फिलिस्तीन रहते थे उनको वो इलाका छोड़ के भागना पड़ा। बदले में उनके नियंत्रण वाले क्षेत्र से यहूदियों को इजराइल आना पड़ा। बाद में जाकर के 1949 में 2/3 बहुमत से संयुक्त संघ में इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता मिल गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के इस प्रस्ताव का विरोध में मत किया था, लेकिन जब उसको मान्यता मिल गई तो 1950 में भारत ने उसे औपचारिक मान्यता प्रदान कर दी। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण होता है, अब देख लीजिए, 1948 के अरब इजराइल के बीच में युद्ध हुआ और ये बन गए देश। बाद में इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। किन लोगों को? इजराइल के चारों तरफ के देश को। कौन कौन से देश? इधर मिस्र, इधर जॉर्डन, उधर लेबनान, उधर सीरिया, इनको आपस में बर्दाश्त नहीं हुआ। तो सबसे पहले शुरुआत किसने की? सबसे पहले शुरुआत की मिस्र ने। मिस्र में उस समय बहुत ही कह सकते हैं कि सैनिक शासक के रूप में वहाँ के जो है नई सरकार आई। उसने क्या किया? सुएज का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मैंने बताया था आपको भूगोल की वीडियो में कि सुएज नहर जो है खुला था 1869 में, जिस साल महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और सुएज नहर को चूंकि बनाया था ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनी ने, इसलिए उस पर ब्रिटेन और फ्रांस का ही कब्जा था। लेकिन 1956 में वहाँ की सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी उन कंपनियों से, ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों से उसको छीन करके उसको अपने अंतर्गत कर लिया। दूसरा, अब देखिए, ये सिनाई पेनिनसुला है। ये क्या है? सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप पर ये गल्फ ऑफ सुएज है, गल्फ ऑफ अकाबा है। गल्फ ऑफ अकाबा के माध्यम से इजराइल लाल सागर से जुड़ा हुआ है। इजराइल का एक द्वीप ये है, पत्तन है इलट। जो इलट है ये गल्फ ऑफ अकाबा में है और इसके माध्यम से इजराइल लाल सागर के माध्यम से इधर हिंद महासागर से जुड़ जाता है। और इसके मुंह पर जो है स्ट्रेट ऑफ तिरान है। मिस्र ने क्या किया? सुएज कैनाल के उपयोग से तो इसको वंचित कर ही दिया, ये स्ट्रेट ऑफ तिरान से भी उसको घुसने नहीं दे रहा था, क्योंकि ये मिस्र का ही भाग था, इसमें भी घुसने दे रहा था। तो एक तरफ ये इजराइल परेशान था ही, दूसरी तरफ उधर ब्रिटेन और फ्रांस भी नाराज था, क्योंकि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो इन तीनों ने मिल करके मिस्र पर हमला किया। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद मिस्र को पीछे हटना पड़ा। इस हमले में कुछ दूर तक, यहाँ जो गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी पर इजराइल का कुछ दिन तक अधिकार रहा, लेकिन बाद में इजराइल फिर वापस चला गया। लेकिन बाद में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से इसको स्ट्रेट ऑफ तिरान और गल्फ ऑफ अकाबा के उपयोग और सुएज कैनाल के उपयोग की अनुमति इजराइल को मिल गई। लेकिन इनके पड़ोसी देश नहीं माने और जा करके इजराइल पर 1967 में 6 दिवसीय युद्ध थोप दिया और चारों तरफ से हमला कर दिया। लेकिन इस बीच इजराइल अपने आप को काफी मजबूत कर चुका था। बाकी देशों का समर्थन अब इजराइल में फिलिस्तीन में एक नए संगठन बन चुके थे। उसका नाम था फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन,
यासर अराफात ने इनकी स्थापना की थी 1964 में, सॉरी 1964 में, 1964 में। जो ही इसकी स्थापना की त्यों ही अरब लीग, बताया था आपको कि अरब लीग ने त्यों ही इनको एक सीट प्रदान कर दिया, यानी एक देश के रूप में इनको एक स्थान प्रदान किया। तो सभी लोग फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, जो उस समय एक आतंकवादी संगठन हुआ करता था, इसको समर्थन दिया और चारों तरफ से इजराइल पर हमला किए। लेकिन 1967 का युद्ध इजराइल के विजय की एक नई गाथा लिखता है। इजराइल ने 1967 के युद्ध में जॉर्डन को हराया और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया, मिस्र को हराया और गाजा पट्टी छीन लिया, और सीरिया को हराया और उससे गोलन हाइट छीन लिया, और पूर्वी यरूशलेम को भी अपने में मिला लिया। नतीजन इजराइल अब बहुत ही मजबूत देश के रूप में उभरा। इजराइल ने अपने वैज्ञानिक, तकनीकी और सैन्य संबंधी तैयारी को चरम पर पहुंचाया। मरुस्थलीय क्षेत्र में फूल उगाए, वनस्पति उगाए, धान की खेती की, सब्जी की खेती की, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र का विकास किया, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। बाद में जाकर के इजराइल ने 1981 में गोलन हाइट को अपने देश के रूप में सम्मिलित कर लिया, लेकिन अभी भी गोलन हाइट्स को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी विवादित क्षेत्र तो मानती है, लेकिन इजराइल का भूभाग नहीं मानती है। 1967 के युद्ध में, यानी 6 दिवसीय युद्ध था, उसने सिनाई के भी बहुत सारे भाग पर कब्जा कर लिया था। इजराइल ने मिस्र से छीन लिया था, लेकिन उसको सिनाई वापस कर दिया है। यानी 1967 के बाद से ही गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल का अधिकार है। बाद में जाकर के इनके विरुद्ध, यानी जब 1967 के युद्ध का जब 20 साल पूरा हुआ 1987 में, तब एक और भी ज़्यादा खतरनाक संगठन की स्थापना की फिलिस्तीनियों ने। उसका नाम है हमास। हमास ने इनके विरुद्ध, जैसे डायरेक्ट एक्शन डे है, उसी तर्ज पर एक अभियान का आरंभ किया। उसको कहते हैं द फर्स्ट इंतिफादा। अभी द्वितीय इंतिफादा चल रहा है। फर्स्ट इंतिफादा मतलब होता है कि मारो, कूटो, जहां जो मिलता है वो करो, हमला करो। तो अंदर से भी, तो गाजा पट्टी में ये लोग क्या करते हैं, गाजा पट्टी से इजराइल पर खूब सारे बम्बार्डिंग करते हैं। जब इस क्षेत्र में स्थिति बहुत बुरी होने लगी, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत बिरादरी ने कहा कि फिर से शांति को स्थापित करते हैं। तो इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में कुछ गुप्त बातचीत हुई। गुप्त बातचीत जो सामने आया वह ओस्लो समझौता के रूप में सामने आया 1993 में। ओस्लो समझौता के 2 भाग हैं, ओस्लो 1 और ओस्लो 2। ओस्लो 1 1993 में जो हुआ वाशिंगटन में हुआ, दूसरा में मिस्र में हुआ, मिस्र के ताबा में। इसमें क्या था, शांति स्थापित करना, इन दोनों के भूभाग को एक दूसरे को सौंपना। इजराइल ने कहा कि ठीक है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी हम आपको धीरे धीरे सौंप देंगे। वेस्ट बैंक को फिलहाल 3 भाग में बांटते हैं। मैंने पहले ही बताया था इस वीडियो के शुरू में कि एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। एरिया ई और ए और एरिया बी का तत्काल शासन आप अपने हाथ में ले लीजिए, आंतरिक शासन, सिविल प्रशासन। एरिया सी में भी जो फिलिस्तीन रहते हैं उसका भी आप शासन कीजिए, लेकिन फिलहाल जब तक आपको पूरी तरीके से हम सौंप नहीं देते हैं, तब तक वेस्ट बैंक का विदेश संबंध और सुरक्षा संबंधी अधिकार मेरे ही पास रहेगा। उसी प्रकार से गाजा पट्टी का पूरा प्रशासन आपको हम सौंप देते हैं, केवल बाहरी जो है नियंत्रण मेरा रहेगा। और इस प्रकार से इसी समझौते के अंतर्गत फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी की स्थापना हुई और यासर अराफात को उसका माना गया। इस पर दस्तखत कौन किए थे, तो इजरायली प्रधानमंत्री इत्जाक रबिन ने और फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात ने। इन दोनों को इस आधार पर 1994 में नोबेल का प्राइज मिला, शांति का नोबेल का पुरस्कार। यद्यपि यासर अराफात जो चूंकि पहले आतंकवादी रह चुके थे, तो ऐसी स्थिति में इनको नोबेल प्राइज जब मिला था तो नोबेल कमेटी के कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उससे हमें नहीं मतलब है। मतलब ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री इत्जाक रबिन और जो फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात थे, इनको नेता शिमोन पेरेज के साथ विश्व के शांति का नोबेल प्राइज मिला 1994 में। लेकिन फिर से शांति नियति को मंजूर नहीं थी।
उधर इजराइल, उधर फिलिस्तीनियों के बीच तो यासर अराफात का विरोध हुआ ही हुआ, यहूदियों में इज़ाक रबीन का काफ़ी विरोध हुआ। और जब इज़ाक रबीन एक जगह पर तेल अवीव में इस शांति समझौता के तारीफ में एक रैली कर रहे थे, तो वहाँ पर एक यहूदी ने, अति राष्ट्रवादी यहूदी ने उनकी हत्या कर दिया और इस प्रकार से यह फिर से खटाई में पड़ गया। द्वितीय इंतफादा 2006 में शुरू हुआ, जब जो वहाँ के जो फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी हैं उसके चुनाव में हमास को बढ़त मिली और हमास ने इसके फतह नाम के जो अपेक्षाकृत लिबरल संगठन है उस पर अपनी बढ़त हासिल की और गाजा पट्टी पूरी तरह से इसके नियंत्रण में आ गया है। अब स्थिति यह है कि गाजा पट्टी में चूंकि इनका नियंत्रण हो गया है, ये लोग लगातार रॉकेट लॉन्चर और तरह से इजराइल पर हमला करते हैं और बदले में इजराइल भी बहुत ही कठोर कार्रवाई करता है। अब फिलिस्तीन के वर्तमान स्थिति पे आते हैं। मैंने बताया कि वेस्ट बैंक के ए और बी का आंतरिक प्रशासन और वेस्ट बैंक के सी के फिलिस्तीनियों का आंतरिक प्रशासन फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के पास है। गाजा पट्टी का पूरा प्रशासन, आंतरिक प्रशासन फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी के पास है, लेकिन इसे एक देश के रूप में मान्यता संयुक्त राष्ट्र संघ में प्राप्त नहीं है, यद्यपि इसे 138 देशों में मान्यता प्रदान कर रखी है, जिसमें भारत भी एक है। फिलिस्तीन चाहता है कि उसे एक देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिले, तो 138 के देशों की मान्यता उतनी मायने नहीं रखती है जितना संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसकी मान्यता रखती है, के द्वारा इसे मान्यता प्रदान करना होता है। तो यह मान्यता करता है, जबकि अमेरिका, चूंकि अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है, अमेरिका और इजराइल का कहना है कि पहले द्विपक्षीय बातचीत से इसको आगे बढ़िए और फिर जाके मान्यता की बात कीजिए। अभी वर्तमान में फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं वह है महमूद अब्बास। ये विश्व स्तर पर अपनी मान्यता के लिए प्रयास करते हैं, जिसका विरोध इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जब ये प्रस्ताव आया कि फिलिस्तीनी को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान किया जाए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन्हें मान्यता प्रदान नहीं किया है, लेकिन इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ गैर सदस्य के रूप में पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा मिल गया है 2012 में, और अब इन कुछ ऑफिशियल दस्तावेज में फिलिस्तीनी राज्य का उल्लेख किया जाता है। अब आते हैं भारत और इजराइल और भारत और फिलिस्तीन, क्योंकि इन दोनों को नहीं समझेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कैसे समझेंगे। तो आरंभ से ही भारतीय विदेश नीति जो है, भारत की नीति इजराइल के प्रति परहेज की रही है और प्रो फिलिस्तीनी रही है, यानी इच्छा जो है मन से वह उनके साथ रहा है। इसलिए आप देखिए, जब महासभा में इजराइल को एक सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान करना था 1949 में जब मतदान हुआ, तो उस समय 58 सदस्य थे और 2/3 बहुमत की जरूरत थी। तो इसमें 37 लोगों ने पक्ष में मतदान किया और 12 देशों ने विपक्ष में मतदान किया, और विपक्ष के मतदान करने वालों में भारत था। और भारत उस समय सभी मुस्लिम देश ही थे जिन्होंने विरोध किया था। बर्मा की स्थिति उस समय क्या थी ये तो नहीं मालूम है, बर्मा की स्थिति को छोड़ दें तो भारत के अलावा कोई भी उसमें गैर मुस्लिम राष्ट्र नहीं था, जिसमें 7 अरब देश थे: मिस्र, इराक, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, बर्मा, इथियोपिया, भारत और ईरान और पाकिस्तान। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ में उसको मान्यता प्रदान कर दिया गया सदस्य के रूप में, तो 1950 में भारत ने भी उसे एक राष्ट्र के रूप, उसे एक देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दी, लेकिन उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किया, पूर्ण राजनयिक संबंध। एक यहूदी एजेंसी ने बॉम्बे में आव्रजन कार्यालय, माइग्रेशन ऑफिस खोला, बाद में उसको वाणिज्य कार्यालय में कन्वर्ट कर दिया गया। इजराइल के साथ भारत का प्रथम पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में 1992 में स्थापित हुआ। 1997 में इजराइल के राष्ट्रपति पहली बार भारत आए, उनका नाम था एजर वाइजमैन। वर्ष 2000 तक भारत का कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री की तो बात छोड़िए, राष्ट्रपति की तो बात छोड़िए, भारत का कोई भी मंत्री इजराइल की यात्रा नहीं किया था। वर्ष 2000 में 2 मंत्रियों ने इजराइल की यात्रा की,
पहले थे श्री लालकृष्ण आडवाणी जो उसमें गृह मंत्री थे, और दूसरे थे विदेश मंत्री जसवंत सिंह। बाद में 2003 में एरियल शेरॉन भारत आने वाले पहले इजरायली प्रधानमंत्री बने, और 2017 में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। जहां तक फिलिस्तीन का सवाल है, तो फिलिस्तीन को 1974 में पीएलओ को, यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनियों का एकमात्र संस्था के रूप में भारत ने मान्यता प्रदान की, और 1988 में फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता प्रदान करने वाले देशों के पहले लाइन में भारत भी है। इस प्रकार से इजराइल फिलिस्तीनी विवाद को हम लोगों ने तथ्यों के माध्यम से जानने का प्रयास किया। हमें आशा है कि आपको इससे इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर आपकी जानकारी गहरी हुई होगी। आप इन चीज़ों को अगर फिर से 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को दोहरा लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस विवाद पर आपको कोई पराजित कर सकता है आपके ज्ञान को। तो फिलहाल इजाज़त दे दीजिए और देखते रहिए सिविल सर्विसेज क्लासेस बाय अमरेश कुमार के वीडियोस, और अपने कमेंट आपको अच्छा लगा या अच्छा नहीं भी लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे हमें नई दिशा, नई सोच मिल सके। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।